ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसके करंट अफेयर देखते हैं फटाफट। पहला टॉपिक है इसमें गोल्डीन का। अब देखो, कई साल पहले ग्राफीन बनाया था हमने, है ना। ग्राफीन कैसे बनाया था? बाय सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट एटम्स, है ना। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहला 2D गोल्ड शीट बना दी है। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट है प्रोड्यूस द सिंगल एटम थिक फ्री स्टैंडिंग शीट ऑफ गोल्ड, है ना। फ्री स्टैंडिंग सिंगल एटम थिक शीट ऑफ गोल्ड बनाई है। नाउ अब इसके बाद जैसे ये हुआ तो गोल्ड बिकेम द फर्स्ट मेटल टू बी फॉर्म्ड इनटू 2D शीट्स। ओके, 2D क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो, एनीथिंग दैट इज थिक इज 3D ना। तो इसको ये बोल रहे हैं कि जस्ट एक एटम थिक जितना ही है, तो एक एटम मतलब इतना पतला कि इट इज एज क्लोज एज 2D, है ना। तो गोल्ड पहला मेटल बन गया जिसको हमने 2D शीट्स में बनाया। बट क्या सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मटेरियल 2D शीट में बनाया गया? नहीं। ग्रेफाइट एटम्स का सिंगल लेयर हमने लगाया था 2004 में, और उससे हमने ग्राफीन बनाया था। तो जैसे गोल्ड का बना के गोल्डीन हो गया ना, ऐसे ग्रेफाइट से ग्राफीन बना था। अब ग्राफीन बन गया था तो फिर यहाँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ग्राफीन एक नॉन मेटल था, है ना, नॉन मेटल से बना था। गोल्डीन इज बेस्ड ऑन द सेम आइडिया वे साइंटिस्ट डिस्पर्स गोल्ड अंटिल इट इज ओनली 1 लेयर ऑफ एटम थिक, है ना, एक लेयर, एक सिंगल लेयर जितना थिक। प्रॉपर्टीज क्या है गोल्डीन की? 100 नैनोमीटर्स। गोल्ड इज इनक्रेडिबली थिन। गोल्डीन हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्वालिटीज, है ना, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्वालिटीज़, बहुत ही शानदार कंडक्टर है ये। ऑब्वियस भी है भाई, जब इतना पतला है और ऊपर से गोल्ड एक मेटल भी है तो कनेक्टिविटी तो बहुत बढ़िया होगी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी बढ़िया होंगी इसकी। हाई ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली इतना पतला है तो ट्रांसपेरेंट हो गई। देन एप्लीकेशंस भी आपको पता है, एप्लीकेशंस आएंगे तो आपको क्या करना है, लगभग हर चीज़ में टिक मार देना है। गॉट इट? सो दिस इज रिगार्डिंग गोल्डीन। द नेक्स्ट थिंग दैट इज इन न्यूज इज द नैनो फर्टिलाइजर्स। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको got the fertilizer control order 1985 FCO अप्रूवल फॉर नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर लिक्विड्स। अब नैनो फर्टिलाइजर देखो वैसे भी हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने पूछा भी था एक बार नैनो यूरिया के बारे में क्वेश्चन, है ना। ऊपर से फर्टिलाइजर जो है वो वैसे भी न्यूज़ में है। नैनो यूरिया पे तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे हिंदू में, तो नैनो फर्टिलाइजर ओवरऑल न्यूज़ में है। इसको देख लेते एक बार। सबसे पहले क्या है, इफको ने FCO अप्रूवल ले लिया। FCO क्या होता है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। FCO अप्रूवल ले लिया नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड्स के लिए। नैनो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स एनकैप्सुलेटेड विद नैनो मटेरियल टू इनेबल कंट्रोल्ड रिलीज एंड सब्सिक्वेंट स्लो डिफ्यूजन इनटू द सॉइल। हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो फर्टिलाइजर अपने ऐसे ही छिड़क दिया तो उससे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड रिलीज होता है ना। वो कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो सकता है इनटू द सॉइल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नैनो मटेरियल बना के क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं उस रिलीज को, है ना। वी डू अ कंट्रोल्ड रिलीज। नैनो जिंक एंड नैनो कॉपर लिक्विड्स वुड हैव इफेक्टिवली एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो नैनो जिंक आ जाएगा, नैनो कॉपर आ जाएगा, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को बढ़िया करेंगे, बेटर करेंगे, ठीक करेंगे। जिंक से प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, कॉपर से क्लोरोफिल सीड प्रोडक्शन बेटर होता है। इससे पहले इफको ने नैनो लिक्विड यूरिया में बोल रहा था ना अभी, और नैनो लिक्विड DAP डायमोनियम फॉस्फेट, इनको भी अप्रूवल दे दिया था। बाकी नैनो मिशन तो चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, पता ही है 2007 से चल रहा है, नॉट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू। तो ऑल ऑफ दिस इज रिगार्डिंग नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अगला है ग्राफीन। अभी ऊपर ग्राफीन की बात कर ही रहे थे हम। द यूनियन मिनिस्ट्री मेती रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियन ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर एज पार्ट ऑफ द विकसित भारत 2047 विजन। इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर, ये इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर होने वाला है। जॉइंट वेंचर है किस किस का? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी CMAT, टाटा स्टील लिमिटेड, और फंड करेगा इसको मेती। तो किस किस का वेंचर हो गया? डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। देखो यूनिवर्सिटी वगैरह का बेसिक याद रख लिया करो, नहीं तो जैसे एक बार इसने ऐसे बोल दिया था पंजाब यूनिवर्सिटी, जबकि था आंसर में दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो गलत करा दिया था, है ना। तो बेसिक याद रख लिया करो। तो जो इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर बनने वाला है उसमें क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका? CMAT, टाटा स्टील, और फंड कर रहा है मेती। ठीक है, इट एम्स टू फोस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ ग्राफीन एंड टू डायमेंशनल मटेरियल। ग्राफीन एंड 2 डायमेंशनल मटेरियल, 2DM। ठीक है, ग्राफीन वगैरह के एरिया में इनोवेशन वगैरह कैसे होगी उस पर हेल्प करेगा। और ये IICG क्या है? इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। इट विल ऑल्सो सपोर्ट द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम ऑफ मेती। ये एक प्रोग्राम है, ये मेती चलाता है, इसको बेसिक से याद रख लेना आप। ग्राफीन क्या है भाई? ग्राफीन इज अ रिमार्केबल मटेरियल मेड ऑफ कार्बन एटम्स इन अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल लेयर, पहले बताया था ना मैंने, 2D ऑफ कार्बन एटम्स टाइटली बॉन्डेड टुगेदर इन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न। दिस स्ट्रक्चर मेक्स ग्राफीन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड वर्सेटाइल। स्ट्रॉन्ग भी, लाइट भी, वर्सेटाइल भी, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है, जो कि जनरली आपने देखा होगा पेंसिल की जो टिप होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्राफीन उसका सिंगल डायमेंशन या फिर उसका सिंगल 2D लेयर है। सबसे पहले 2004 में डिस्कवर हुआ था ये, और ये साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं एंड्रे एंड कॉन्स्टेंटीन,
हु वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन ग्राफीन। तो ग्राफीन के लिए ऑलरेडी नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर थिन है, हाईली कंडक्टिव है, ट्रांसपेरेंट भी है। क्वांटम प्रॉपर्टीज भी इसमें देखने को मिली है। द क्वांटम होल इफेक्ट इन ग्राफीन इज पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन मेट्रोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह। ठीक है, इंडिया के इनिशिएटिव क्या है इसमें? सबसे पहले ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम है। जो भी ग्राफीन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह, उनको मेती इसमें थोड़ा सा हेल्प करता है। इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IIC हमने देख ही लिया। मेती केरला गवर्नमेंट, डिजिटल केरला यूनिवर्सिटी वो देखा था हमने, टाटा स्टील, इन सब का मतलब कंबाइंड एफर्ट है। और R&D एफर्ट IIC एंड स्टार्टअप्स लाइक द Log9 आर एडवांसिंग ग्राफीन एप्लीकेशंस। तो R&D एफर्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं देश में इसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू, तो दिस वाज रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट इज IT एंड कंप्यूटर। तो इसमें पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। UN ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। IYQ यही इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है। 2025 को 100th एनिवर्सरी ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में मनाया है। 100th एनिवर्सरी भाई साहब। ओके, द IYQ एम्स टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ क्वांटम साइंस एंड इट्स पोटेंशियल टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। मई 2024 में घाना प्रेजेंटेड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू द UN जनरल असेंबली विच ऑफिशियली डिक्लेयर 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी ऑन जून 7, 2024। ठीक है, इसमें तो बेसिकली इतने में हमने यही समझा कि हाँ भाई 100 साल हो गए हैं और ये पर्टिकुलर ईयर इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है। इसके डेट भी याद रखना, 14 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल को मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, उससे 2 दिन पुरानी बात है। ठीक है, तो 14 अप्रैल ऐसे करके याद रख लेना। वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 14 अप्रैल। अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी, it refers to a set of advanced technologies based on the principles of quantum mechanics, which is the branch of physics that deal with the behavior of matter and energy at extremely small scales, such as atoms and subatomic particles, है ना। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है और क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो बिल्कुल ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटॉमिक पार्टिकल्स से डील करती है। ठीक है, quantum technology harnesses quantum mechanics principles such as superposition, entanglement and interference to develop advanced tools and systems that surpass classical capabilities। तो कई बार जो ये बड़े वाले जो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हैं, है ना, उसमें ऐसा है कि जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, या फिर जितना केपेबल क्वांटम मैकेनिक्स वाले प्रिंसिपल्स हैं वो उतने नहीं है। फिर जितने केपेबल क्वांटम पार्टिकल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ क्वांटम पार्टिकल्स दिखाते हैं, जैसे मान लो ये वाली हो गई सुपरपोजिशन हो गया आपका, है ना, इंटेंगलमेंट हो गया। अब इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं। सुपरपोजिशन देखो क्या है, पार्टिकल्स कैन एक्सिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस अंटिल मेजर्ड। देखो ये क्या है, जैसे मान लो आप कभी देखते हो कि भाई अपने पढ़ा होगा बिट्स होती हैं, है ना, तो बिट्स या तो 0 होती हैं या तो 1 होती है। अब क्वांटम के बारे में बोला जाता है कि ये 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, है ना। सुपरपोजिशन, इट कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स, इन 0 ऑल्सो इन 1 ऑल्सो, है ना, एट वंस, एक ही टाइम पे। Then entanglement, particles can be interconnected in such a way that the state of one instantly influences the state of another no matter the distance। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि मान लो 2 क्वांटम पार्टिकल हैं तो आपस में इस तरीके से entangled हैं कि चाहे इन्फिनाइटली दूर भी हों तब भी डजेंट मैटर। इसका अगर जान लोगे कि ये क्या है तो इसका अपने आप पता चल जाएगा। ये इतने इस तरीके से entangled है जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग वही जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करे देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपको पता है ना, अपने मतलब सीसैट में भी सॉल्व करते हो कि यहाँ से मान लो A भी था, उधर क्या कन्वर्ट हो गया BC होके गया, है ना, ये चेंज हो गया +1 हो गया। लेकिन क्वांटम में क्या है कि इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से इतना अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन होता है कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। देन क्वांटम सेंसिंग, एनहांसिंग प्रिसीजन मेजरमेंट्स फॉर नेविगेशन, मेडिकल इमेजिंग एंड जियो फिजिक्स। क्वांटम नेटवर्किंग, क्वांटम सिमुलेशन, ये ऐसे करके सब जो है ये टर्मिनोलॉजीज हैं रिगार्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम पे भी देखिए कि क्वेश्चन आया यूपीएससी पहले उसमें, जिसमें क्यूबिट्स इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो हो सकता है कि आपसे एक पूरा फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन देके पूछे कि बताओ ये क्वांटम कंप्यूटिंग है या फिर क्वांटम सुपर इम्पोजिशन है या क्वांटम एंटेंगलमेंट है या क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ऐसा कुछ पूछ लेगा आपसे पूरा स्टेटमेंट देके बड़े वाला। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्लॉड 3.5 सोनेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ओपन एआई पता है ना आपको, ओपन एआई वही जो आपका चैट जीपीटी बनाया जिसने, उसका चीफ कॉम्पिटिटर है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने क्लाउड 3.5 सोनेट नाम से अपना पहला मॉडल यूज़ किया है, अपना पहला मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्लाउड 3.5 सोनेट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLM पता है आपको क्या होता है? LLMs आर एडवांस्ड AI मॉडल्स डिजाइन टू अंडरस्टैंड, जनरेट एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स, इतने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज, जैसे मतलब चैट जीपीटी से बात करो ना बिल्कुल ह्यूमन टाइप में, या उसे बोलो कि भाई ह्यूमन तरीके का रिस्पॉन्स है तो बिल्कुल वैसे ही करता है ना। सो दैट इज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसलिए पॉसिबल हुआ।
तो Cloud 3.5 Sonnet is a large language model developed by Anthropic as part of its ongoing LLM series. These models known as generative pre-trained transformers. क्या मतलब इसका? जनरेटिव देखो, ये जनरेटिव है ना, द जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज, प्री ट्रेंड है किसी ना किसी डेटा सेट पे, ट्रांसफॉर्मर्स आर ट्रेन्ड टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. Cloud 3.5 Sonnet succeeds Cloud 3.0 Sonnet, which was introduced in March 2024. ठीक है. Based on the benchmark score shared by Anthropic on its official website, Cloud 3.5 Sonnet seems outstanding. इसने GPT-4, Gemini 1.5, Llama का 3 इन सबको पीछे छोड़ दिया है. मतलब Cloud 3.5 Sonnet is one of the best currently. LLM के बारे में मैं बता रहा था आपको, AI मॉडल्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करेंगे, जनरेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे ह्यूमन लैंग्वेजेस को. डीप लर्निंग टेक्निक्स को यूज करके इनको बिल्ड किया जाता है. प्राइमरी न्यूरल नेटवर्क्स दैट एंड आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट टू प्रेडिक्ट एंड जनरेट कोहेरेंट रिस्पॉन्सेज, है ना. दे ट्रेन्ड ऑन massive amount of text data. They are called large due to their training on massive data sets, है ना. लार्ज क्यों, लैंग्वेज मॉडल लार्ज क्यों है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स पे इसको ट्रेन किया जाता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वर्ड्स. ठीक है, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट सब कुछ यूज करके. LLMs are based on transformer models which features an encoder decoder structure. This architecture processes entire text sequence simultaneously, improving both the efficiency and accuracy. ठीक है, तो एनकोडर डिकोडर जो स्ट्रक्चर होता है वही वाला है इसमें. पहले भी मैंने बताया था ना, एनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरफ से एनकोड हुआ, दूसरी तरफ से डिकोड हुआ. तो इसमें भी वैसा ही है कि भाई जो भी डेटा आया, जो भी इनपुट आया, उसको पहले एनकोड किया जाएगा, फिर LLM के थ्रू उसको डिकोड किया जाएगा, एंड देन इट विल बी क्रिएटेड इनटू एन आउटपुट. की फीचर्स क्या LLM के? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP कैन कॉम्प्रिहेंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट. तो हम देख ही चुके हैं. प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, इनिशियली ट्रेन्ड ऑन वास्ट डेटा सेट्स एंड लेटर फाइन ट्यून फॉर स्पेसिफिक टास्क्स. ठीक है, पहले इसको ट्रेन कर दिया बहुत बड़े डेटा सेट पे, और फिर जैसे मान लो उसको आपको UPSC के फील्ड में यूज़ करना है तो उसको उस तरीके से ट्रेन कर दिया. देन ट्रेनिंग इट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिक टास्क्स एंड थिंग्स. कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, ऑब्वियसली, है ना. कि मान लो इंडिया में बात कर रहा है तो कैसे बात करेगा, और अगर मान लो किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी सेंसिटिव चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो कैसे बात करेगा. ऑल ऑफ दैट अवेयरनेस शुड बी देयर. मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ है इसकी, टेक्स्ट में सब कुछ प्रोसेस कर सके. पॉपुलर कौन कौन से, जैसे GPT-4, Cloud 3.5, Gemini 1.5, Llama 3, Mistral and Falcon. तो ये सब आप बस इनका याद रख लो कि GPT तो पता है आपको, चैट GPT है ये, तो OpenAI ने दिया था. क्लाउड एंथ्रोपिक ने भी बताया मैंने आपको, Gemini गूगल का है, जिससे Gemini जिससे गूगल, Llama मेटा मतलब फेसबुक का है, और Mistral and Falcon भाई ओपन सोर्स AI लैब्स. तो ये ऐसा हो सकता है मैसेज फॉलोइंग वगैरह में, इसलिए याद रख लेना. एप्लीकेशन सबको पता है इसके, चैट बोर्ड, वर्चुअल असिस्टेंट, कंटेंट क्रिएशन, प्रोग्रामिंग, ट्रांसलेशन, मेडिकल, लीगल रिसर्च, हर चीज़ में इसका यूज होता ही है. फिर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कोई भी टेक्निक दैट एनेबल्स मशीन टू सॉल्व अ टास्क ना वे लाइक ह्यूमंस डू, जैसे इंसान करते हैं वैसे अगर आप मशीन को इनेबल करो. मशीन लर्निंग क्या है कि भाई जब मतलब AI या फिर ऐसा कुछ भी करने के लिए, है ना, कुछ एल्गोरिथम्स होंगे ना ऐसे जो टीच करेंगे उस पर्टिकुलर मशीन को, उसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, brain inspired machine learning models, and deep learning is a subset of machine learning which uses deep artificial neural networks as models and automatically builds a hierarchy of data representation. So deep learning is nothing but machine learning on a very deeper and a specific level where you are just using artificial neural networks to generate outputs. ठीक है. Next is AI tech for pink bollworm. The Central Institute for Cotton Research, part of ICAR, has initiated a pilot project in Punjab that utilizes AI for real time monitoring of the pink bollworm pest. तो सबको पता है पिंक बॉलवर्म पे जो वो कॉटन पे लगता है. तो कॉटन का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, CICR, ये ICAR के अंडर आता है, और इसने AI को यूज़ किया है उस पर्टिकुलर पिंक बॉलवर्म को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है. फेरोमोन ट्रैप्स विच कंटेन द फेरोमोन गॉसिप्लोर, a chemical emitted by female moths to attract male moths, have long been used to reduce crop pests. A camera fixed in the trap takes regular pictures of the moths that stick to the trap due to the pheromones lure. These images are then transmitted in real time to a remote server in the cloud. Then AI traps the monitor infestations in real time, pink bollworm in the real time, allowing for timely interventions. AI traps and alerts the users, allowing them to take quick actions. And AI trap users use fewer pesticides than conventional farmers. AI powered traps have helped reduce economic losses for cotton farmers. तो बेसिकली कुछ नहीं, ये वही समझाने की पूरी कोशिश है कि भाई देखो AI क्या करता है, आप ऐसी पर्टिकुलर जगह पे उसको प्लेस करते हो, फेरोमोन ट्रैप्स को प्लेस करते हो, कैमरास को प्लेस करते हो, कि पता चले कि वो जो मॉथ है जो उस पर्टिकुलर ट्रैप से कब स्टिक करेगा. ठीक है. फीमेल मॉथ जो है वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं. फेरोमोन्स क्या होते हैं, जो मेल को अट्रैक्ट करते हैं, मेल मॉथ को अट्रैक्ट करता है. तो फीमेल मॉथ ने फेरोमोन्स छोड़े, फिर उस फेरोमोन से जो मेल मॉथ है वो अट्रैक्ट हुआ. अब वहाँ पे डेवलप होगा
जो PBW है ना, वो जो पिंक बॉल वहाँ पे डेवलप होगा, तो उसको डेवलप होने दे, जो उसका डेवलप होने का टाइम है, वहाँ पे आप कैमरा फिक्स कर रखा है आपने जहाँ पे वो डेवलप होगा। अब वहाँ पे जो इमेज है वो रियल टाइम में बार बार खिंच रही हैं और जा रही हैं आपके पास एक सिस्टम में। उस सिस्टम में जो है वहाँ पे AI लगा हुआ है, वो AI देखता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे PBW होने वाला है, हो सकता है या जस्ट हो गया है। जैसे ही वो होता है तो वो एक वार्निंग मैसेज सेंड कर देता है। वो जो वार्निंग मैसेज है वो यूज़र के पास जाता है, उस फार्मर के पास, उस कल्टीवेटर के पास जाता है और वो अपना एक्शन फिर ले सकता है। अब इससे स्पेसिफिकली पता भी चलेगा कि हो कहाँ पे रहा है। तो रेदर देन पूरे खेत में PBW को मारने के लिए पेस्टिसाइड छोड़ने के बजाय आप स्पेसिफिक एरियाज में छोड़ोगे। सो एनी हाउ इट हेल्प्स इन मोर एफिशिएंट क्रॉप्स एंड सेव्स फ्रॉम इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका AI वॉशिंग। द राइज ऑफ स्टार्टअप्स एंड टेक कंपनीज प्रमोटिंग AI कैपेबिलिटीज टू अपील टू कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द फिनोमेना नोन एज AI वॉशिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि उसमें बहुत छोटा सा कुछ इन्वॉल्वमेंट डाला, बहुत छोटा सा कुछ जनरेशन डाला और उसको AI के रूप में क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि अगर किसी स्टार्टअप को AI, उसमें AI ऐड हो गया है तो देन उसको फंडिंग मिलने के चांसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टर्स उसमें बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट करने के लिए लग जाते हैं। तो ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने किसी भी सर्विस को, अपनी कंपनी को AI पावर दिखाने के लिए। इसलिए आप देख रहे हो कि सब आज AI करके हो रहे हैं कि हम AI यूज़ करते हैं, हम AI यूज़ करते हैं। हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पे। तो जैसे ग्रीन वॉशिंग थी ना कि अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाना कि हम तो अरे कितनी ग्रीन कंपनी है, ऐसे हम तो कितनी बड़ी AI कंपनी है, ऐसे करके दिखाना, ये एक नया प्रचलन आ गया है। जबकि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही बेसिक है, उसमें AI का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। So that is what is AI washing. Now, Snowblind malware. Recently, it has found that a new banking malware known as Snowblind is targeting Android users to steal banking credentials. तो बस याद रख लेना, इतने पूछेगा आपसे कि Snowblind क्या है। तो एक मालवेयर है, ठीक है। ये क्या करता है, एंड्रॉयड यूजर्स को अटैक करता है, उनके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स उनसे चुरा लेता है, उनके पर्टिकुलर फ़ोन से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है। ये बाईपास करता है सिक्योरिटी को, ऐप रीपैकेजिंग, अवॉइडिंग द डिटेक्ट, है ना, कि भाई डिटेक्ट ना कर पाए कोई इसको। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियस सिक्योर कंप्यूटिंग, जो सिक्योर कंप्यूटिंग वाली चीज़ें होती हैं उनको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें, मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि Snowblind क्या है, इट इज़ अ मालवेयर दैट टारगेट्स एंड्रॉइड यूजर्स टू स्टील बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। अगला आपका लाइफ हाई टेक्नोलॉजी, यूपीएससी ऑलरेडी पीआईक्यू में पूछ चुका है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज प्रोवाइडेड फंडिंग टू अ स्टार्टअप थ्रू द इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव टू एनहेंस लाइफ हाई टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन डिफेंस सेक्टर, द पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द नेवी। देखो ये कुछ नहीं है, क्या है, आईडेक्स आपको पता है, आईडेक्स इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, है ना, कि भाई जितने भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए स्टार्टअप्स को चैलेंजेस दिए जाते हैं और जो भी चैलेंजेस को पूरा करता है उसको आगे के प्रोजेक्ट मिलते हैं, आगे के टेंडर्स मिलते हैं। तो आईडेक्स इज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो आईडेक्स के अंतर्गत ही लाइफ हाई टेक्नोलॉजी को फर्दर एनहांस करने के लिए इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड किया है। बस इतनी सी बात है। लाइफ हाई टेक्नोलॉजी है क्या, ये लाइफ हाई, जिसका नाम है लाइट फिडेलिटी, इज अ बाई डायरेक्शनल फुल्ली नेटवर्क्ड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लाइट वेव्स इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स, है ना। तो वाईफाई क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स। लाइफ हाई क्या यूज़ करते हैं, लाइट, है ना, लाइट वेव्स। और उन लाइट वेव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। Data is encoded into the light emitted by an LED bulb. The LED flickers at ultra fast speed, ट्रांसमिटिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्म। देखो क्या हो रहा है ना, एक LED बल्ब में आपने क्या किया, डेटा को एनकोड किया है। अब वो ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, फ्लिकरिंग के थ्रू। इतनी तेज फ्लिकरिंग है कि ह्यूमन आई के लिए लग ही नहीं रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि फ्लिकर हो भी रहा है, आपके लिए तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, अ रिसीवर डिटेक्ट्स दिस वेरिएशंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब एक जैसे मोर्स कोड का देखा है ना, मोर्स कोड जैसे काम करता है वैसे है ये, कि आपने देखा होगा कई बार किसी मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे लाइट जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। तो ऐसे करके मोर्स कोड को जैसे डिटेक्ट करते हैं ना, वैसे ही है ये। दिस द सिग्नल्स आर डिकोडेड इनटू यूजेबल डिजिटल डेटा। तो एक बार जब उसको देख लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और फिर वहाँ से उसको डिजिटल डेटा में डिकोड कर दिया वापस से। बाकी एप्लीकेशन तो हर जगह होते हैं, वो तो आपको पता ही है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दैट। नेक्स्ट वी हैव अप इज क्वांटम नॉन लोकैलिटी। Known locality. A recent study by the Indian researchers published in the Physical Review Letters has shown that establishing a universal standard for measuring quantum known locality is unattainable. इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले कि quantum known locality है क्या। Quantum known locality is a mysterious connection between distant objects that challenges the classical idea of local realism, where no faster than light communication is allowed. It's crucial for technologies like secure communication, random number generation, and cryptography key creation. Think of two particles that start together and then drift far apart, even across the universe. In classical physics, any change in one would require a signal to travel to the other, which takes time. But in quantum physics, quantum known locality means that these particles remain instantly connected, influencing each other no matter how far they are, like being linked by an invisible thread that works faster than the speed of light. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। थोड़ी देर पहले मैंने वो समझाया था ना, कोई एंटेंगलमेंट वैसा ही है ये, कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के पीछे का जो
थियरी है उसको बोलेंगे हम क्वांटम नॉन लोकेलिटी। बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है ये कि भाई वैसे तो अगर देखोगे तो हम ये कहते हैं ना कि नथिंग कैन मूव देन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो मान लो दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल यूनिवर्स में बहुत दूर दूर चले गए, तो एक में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो दूसरे को वो चेंज पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। स्पीड ऑफ लाइट का टाइम तो लगेगा ही ना, जब तक स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से वो चेंज दूसरे तक जाए। लेकिन क्वांटम नॉन लोकेलिटी ये कहती है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है जैसे कि उनमें कोई इनविजिबल थ्रेड हो, कि भाई एक में जैसे चेंज हुआ इंस्टेंटेनियसली दूसरे में चेंज हो गया। इंस्टेंटेनियसली मीन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो क्वांटम नॉन लोकेलिटी समझाता है कि देयर इज अ मिस्टीरियस कनेक्शन बिटवीन दीज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। और लोकल रियलिज्म का जो आइडिया है कि भाई वी हैव अ लोकेलिटी, उसी में आप चेंजेस तेजी से कर सकते हो, अगर उसके दूर जाओगे तो नहीं, उसको पूरे को ये चैलेंज करता है ना। द पार्टिकल्स रिमेन इंस्टेंटली कनेक्टेड, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। क्लियर है, ठीक है। ये वाला जो है ये लाइफाई के डायग्राम्स को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये लाइफाई वाले का डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI। Neuralinks ब्लाइंड साइट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट वाज रिसेंटली ग्रांटेड ब्रेक थ्रू डिवाइस डिजिग्नेशन बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसको देख लेते हैं। न्यूरालिंक ने एक ब्लाइंड साइट करके एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट जनरेट किया है और उसको ब्रेक थ्रू डिवाइस की डेजिग्नेशन दी है US के FDA ने। नाउ क्या होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट? It is an advanced technology that enables direct communication between the human brain and external devices. These implants are designed to interpret neural signals and translate them into commands that can control computer, prosthetic limbs and other assistive devices. देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या है ब्रेन कंप्यूटर का इंटरफेस। कि मान लो मैं एक ऐसा डिवाइस बना दूं जो मैं अपने बॉडी के किसी ऐसे हिस्से में इम्प्लांट कर दूं कि वो मेरे ब्रेन में जनरेट होने वाले सिग्नल्स को रीड करे और उसको कन्वर्ट करे इनटू डिजिटल सिग्नल्स और किसी कंप्यूटर में भेज दो, मेरे को सामने अपना आउटपुट दिख जाए। तो देखो क्या शानदार चीज़ हो जाएगी। अब इसको ऐसे देखो कि मान लो कोई इंसान के पास कोई पर्टिकुलर लिम्ब नहीं है, कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट नहीं है, उसकी जगह आपने प्रोस्थेटिक लगा दिया। अब वो प्रोस्थेटिक लग तो जाता है लेकिन वो मूव नहीं करता ना नॉर्मली, जैसे नॉर्मल हाथ मूव करता है, नॉर्मल पैर मूव करता है, वैसे मूव नहीं करता ना। बट सोचो कि उसमें एक ऐसी चीज़ इंप्लांटेड है कि वो ब्रेन का सिग्नल रीड करे कि अच्छा ब्रेन कह रहा है कि फिंगर्स मूव कर, उसके फिंगर्स मूव होने लगे। थिंक अबाउट इट। तो जब ये हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट, ठीक है। और न्यूरालिंक के ब्लाइंड साइट को अभी एक ब्रेक थ्रू डिवाइस जो है वो डेजिग्नेट किया है FDA ने। इनके की फीचर क्या होते हैं? ये न्यूरल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। AI इंटीग्रेशन वगैरह भी कर सकते हो इसमें। टाइप कैन के इन्वेजिव BCI जो ब्रेन इम्प्लांट डायरेक्टली इम्प्लांटेड इन द ब्रेन्स ग्रे मैटर ड्यूरिंग न्यूरो सर्जरी प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्गर रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी। एग्जाम्पल न्यूरालिंक का जो इम्प्लांट है वो यही करता है, वो सीधा ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। दूसरा एक नॉन इन्वेजिव भी होता है ना। दीज यूज इलेक्ट्रोड्स लाइक एन EEG प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प टू रीड ब्रेन सिग्नल्स। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी या फिर FMRI जो MRI करवाते हैं ना, फंक्शनल MRI, वैसे वाली चीज़ें कि भाई कोई सिग्नल्स है वो सरफेस पे लगा हुआ है आपके, जैसे MRI करते हैं वैसे ही सिग्नल है, वो उसको रीड करेगा और उस पर काम करेगा। पार्शियल इन्वेजिव होता है ना, इम्प्लांटेड इनसाइड द स्कल बट नॉट विद इन द ब्रेन्स ग्रे मैटर, तो आधा बाहर आधा अंदर टाइप का। तो ऐसे ऐसे करके BCI जो अलग अलग तरह के इम्प्लांट हो सकते हैं। एप्लीकेशन आपको पता है मेडिकल में, न्यूरोसाइंस में, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में, मिलिट्री में, डिफेंस में, हर जगह हो सकता है, ठीक है। अब जिसको ये रीड कर रहा है न्यूरॉन, वो है क्या? Neuron and nerve cell are the fundamental units of the brain and the nervous system. They are responsible for receiving sensory input, sending motor commands to muscles, and transmitting electrical signals through the body. With around 100 billion neurons in the brain, their interactions define who we are. Neurons work alongside ग्लायल सेल्स विच में आउटनंबर द न्यूरॉन्स। बस कुछ नहीं है, यही भी समझाने की कोशिश है कि वो जो न्यूरॉन है वो नर्व सेल है, वो हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर हैं, जिसकी वजह से हम पूरी एक्टिविटी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो उसी की वजह से बोल रहा हूँ, मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसी की वजह से कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ अ न्यूरॉन दैट इज एग्जिस्टिंग इन द ब्रेन। क्लियर है? और ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, हम उसमें पढ़ते थे बायो वगैरह में। आज के टाइम पे तो इतना पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेंड्राइट सबसे बाहर का हिस्सा, सोमा बिल्कुल अंदर का न्यूक्लियस, फिर एक एक्सोन होता है जो ये बड़े बड़े से हैं, इनके अंदर एक सेल होता है और ये जिस पे चिपके होते हैं वो एक माइलिन शीथ होती है, और ये फिर हर नर्व की तरह इस नर्व की भी एंडिंग है। तो इस नर्व का बिल्कुल एक पॉइंट डेंड्राइट है और दूसरा नर्व एंडिंग है। हालांकि अगेन दिस आर नॉट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग रिसर्चर्स एट द IISc have recently developed a neuromorphic or brain-inspired analog computing system. This innovative technology utilizes new molecular film to store and process data across 16,500 distinct states. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख लेते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग होती क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डेडिकेटेड टू डेवलपिंग सिस्टम्स दैट रेप्लिकेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एग्जैक्टली है ना, न्यूरोमॉर्फिक है ना, जो न्यूरो है मतलब जो ब्रेन है उसको मॉर्फ करना है, उसको डुप्लीकेट करना है।
तो ऐसे वो कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच जो ऐसे सिस्टम्स को मतलब डेवलप करने में काम कर रही है जो कि ह्यूमन ब्रेन को, फंक्शनल ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट कर सके, उसकी फंक्शनलिटी को रेप्लिकेट कर सके। इसमें दो प्रिंसिपल है, इट इंटीग्रेट्स प्रिंसिपल फ्रॉम न्यूरो साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टू डिजाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट एमुलेट बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। बस सिंपल है ना, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो उनको रेप्लिकेट करना है। is composed of artificial neural networks consisting of millions of silicon based artificial neurons। सिंपल अगेन है ना, न्यूरोमॉर्फिक चिप में बहुत सारे ANN होते हैं। These systems draw inspiration from the brain's intricate neural connections with the goal of creating more efficient and high performance computing technologies। तो जैसे ब्रेन में बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है, उसी तरीके के उसी चीज़ को रिप्लिकेट करने की बाहर कोशिश की जाती है इन द ANNs। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पास सिग्नल्स टू ईच अदर इन लेयर कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू इलेक्ट्रिक स्पाइक्स और सिग्नल्स बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स। अगेन ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? विश्वस्य नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। मेती ने रिसेंटली लॉन्च किया है सीरीज ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग द विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक एम्ड एट एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी इन डिजिटल सर्विस डिलीवरी। तो ऐसे पूछ लेगा, मान लो कि विश्वस्य क्या है? विश्वस्य रिसेंटली न्यूज इज रेडी टू व्हाट? इट इज रेडी टू अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी स्टैक इज अ गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास का ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, ऐसे बास क्या है? ब्लॉकचेन एज अ सर्विस अक्रॉस इंडिया थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज ब्लॉकचेन विदाउट हैविंग टू बिल्ड इट देमसेल्फ। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे क्या होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिया है, अब आप एक काम करो, आप सॉफ्टवेयर डेवलप मत करो, हम आपको ये सर्विस दे देते हैं, आप हमें सर्विस के लिए पे कर दो और आप इसको यूज़ कर लो, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वो ले लेते हैं, जैसे कन्वर्जन है कि भाई इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब हर वेबसाइट अपना खुद का बैठ के बनाए, या तो या फिर कोई एक वेबसाइट बना ले, कोई एक सॉफ्टवेयर बना ले और वो सबकी जगह इंटीग्रेट करता रहे, तो उसको बोल देते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ऐसे ये क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ब्लॉकचेन के थ्रू कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है एज अ सर्विस टू वेरियस पीपल हु वांट्स टू यूज इट, हु वांट टू पे फॉर इट, ताकि वो अपना खुद का ब्लॉकचेन को डेवलप करना ना पड़े। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल स्ट्रेटेजी इन ब्लॉकचेन। It is an online platform that aims to secure digital governance with blockchain technology, promising transparency and trust in public service। ठीक है, की फीचर क्या है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस के? प्रोवाइड्स हॉस्टेड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर where the NIC data centers in भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद in need of organization to build their own system। जो मैं भी बात कर रहा था कि अपने खुद के सिस्टम ना बनाने पड़े, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना के दे दिया आपको ब्लॉकचेन का। अब आपको जो भी यूटिलाइजेशन है आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, यूज़ कर लो, है ना। सपोर्ट सिक्योर कंट्रोल लेजर एक्सेसिबल ऑन टू ऑथराइज्ड यूजर्स, आइडल फॉर सेंसिटिव एप्लीकेशंस। एंड टू एंड चीज़ें हैं, सिक्योर है, ब्लॉकचेन स्पेसिफिक सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया है, तो सब चीज़ें इसमें हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हैदराबाद में, पुणे में, भुवनेश्वर में इसके डेटा सेंटर्स मिलेंगे आपको। ब्लॉकचेन एज सर्विस रेफर्स टू थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉर कंपनीज बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ब्लॉकचेन ऐप। से मैं आपको बता चुका हूँ, इससे सिंप्लीफिकेशन होगा टास्क का, है ना। आप सीधे उसको यूज़ कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर को आपको खुद का डेवलप नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट सेविंग होगी आपकी, ऑपरेशनल एजिलिटी एंड स्केलेबिलिटी भी उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अदर रिलेटेड लॉन्चेस, एक है NBF लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इट इज अ ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म दैट इज डिजाइन्ड स्पेसिफिक फॉर स्टार्टअप्स एंड अकेडमी टू एनेबल रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। देखो क्या होता है, एक चीज़ होती है इसका नाम होता है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स होता है जब सैंडबॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये सब टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ होती हैं चीज़ें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के वर्ड हैं सब। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी सर्विस को एक प्रोटोटाइप की तरह इस्तेमाल करके देख लो कि आप उसको कितनी तेज़ी से डेवलप कर पा रहे हो, उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यही बोल रहा है कि जो NBF लाइट है ये एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स के लिए, एकेडमिया के लिए डेवलप किया गया है, ताकि वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को देख सके कि भाई छोटे एरिया में देख सके कि कैसे इंप्लीमेंट होगा ये। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट टाइप का मान लो, उसका भी छोटा वर्जन। प्रमाणिक इज एन इनोवेटिव ब्लॉकचेन एनेबल्ड सॉल्यूशन फॉर वेरीफाइंग मोबाइल ऐप ओरिजिन। ऐसे नेशनल ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, पोर्टल है, और ऐसी M-कवच है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी ऑफ एप्स रजिस्टर्ड विद प्रमाणिक, इंश्योरिंग सिक्योर ऐप यूजेस। तो ये अलग अलग तरीके के हमने देखे कि किस तरीके से ये अलग अलग पोर्टल्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं जो ब्लॉकचेन एनेबल्ड सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? द ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेंट्स कैन कंफर्म ट्रांजैक्शंस विदाउट द नीड फॉर सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी। पोटेंशियल एप्लीकेशंस इंक्लूड फंड ट्रांसफर, सेटिंग ट्रेड्स, वोटिंग एंड मेनी अदर यूजेस। बेसिकली क्या है ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। जैसे मान लो
कहीं भी क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी तो सेंट्रलाइज सिस्टम पे उसने देखा कि ठीक है कि गलत है और आगे वो प्रोसीड हुई। डिसेंट्रलाइज लेजर में क्या होता है कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे पूरा का पूरा बटा होता है ना। पार्टिसिपेंट ही आपस में कंफर्म कर सकते हैं ट्रांजेक्शंस को, किसी सेंट्रल वेरीफाइंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी की नीड है ही नहीं। उसमें कुछ भी चेंज भी होगा मान लो ब्लॉकचेन में तो भी पता चलेगा सबको कि अच्छा कुछ चेंज किया गया है, कुछ इशू आया है, कुछ दिक्कत करी गई, कुछ गड़बड़ करी गई है। ठीक है, देखो होता कैसे, दिस इज कुछ हाउ इट वर्क्स। समवन रिक्वेस्ट्स अ ट्रांजेक्शन, द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू अ पीयर टू पीयर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज नोड्स, है ना। इस पूरे पे चला गया ये। फिर वैलिडेशन, द नेटवर्क ऑफ नोड वैलिडेट्स द ट्रांजेक्शन एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग नोन एल्गोरिथम्स। वैलिडेशन उसको नोड्स पे ही मिल जाएगी, द नेटवर्क ऑफ नोड्स विल वैलिडेट इट। अ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व क्रिप्टोकरेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, है ना। वंस वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजेक्शंस टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर द लेजर। और ये जो न्यू ब्लॉक है ये एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में फिर ऐड हो जाता है परमानेंट और अनऑल्टरेबल तरीके से, और ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट मान ली जाती है। बात समझ में आई? तो एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन आपका पूरा चल रहा था, जो चेन चल रही थी, है ना, उसमें न्यू ब्लॉक, जो चेन में न्यू ब्लॉक, है ना, ब्लॉक चेन में नया ब्लॉक ऐड हो गया। जैसे वो ट्रांजैक्शन आपकी वेरीफाई होकर आगे बढ़ जाती है, वो एक नया ब्लॉक ऐड कर देती है, और अब वो ब्लॉक जो है वो अनऑल्टरेबल है। ऐसा नहीं कि उसको कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑल्टर कर देगी, नहीं, वो अनऑल्टरेबल है। तो अब वो हमेशा के लिए रिकॉर्डेड रहेगा कि अच्छा ठीक है इसमें ये पर्टिकुलर चेंज हुआ था, ये पर्टिकुलर चीज ऐड हुई थी, ये पर्टिकुलर चीज सब्ट्रैक्ट हुई थी, व्हाटएवर हैज हैपेंड। बात समझ में आ गई? दिस इज अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला क्या है? इंडिया एआई मिशन। एज अ पार्ट ऑफ इट्स एम्बिशियस एआई मिशन, द मेटी हैज ईज्ड सर्टेन रेगुलेशंस गवर्निंग द एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर एआई सॉल्यूशंस। ये कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल सा है। मेटी का 5 साल वाला पीपीपी मॉडल पे चल रहा है ये, ठीक है। और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो इंडिया एआई है, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो एमआई जो मेटी है उसने ईज के सर्टेन रेगुलेशन गवर्निंग द एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर एआई सॉल्यूशंस। इसमें कुछ नहीं, इंडिया एआई मिशन की तहत सब चीज़ें हो रही है। आई डोंट थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस याद रखना कि ज़्यादातर जो भी मिशन होते हैं एआई के, क्वांटम वगैरह के, जनरली मेटी ही इसको वो करता है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, या फिर कह लो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है। ऑपरेशन द्रोणगिरी लॉन्च अंडर द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्स टू इंटीग्रेट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज इनटू की सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड एंड लॉजिस्टिक्स। नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ को हम अलग अलग सेक्टर्स में अब डाल देंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हम उन सेक्टर्स में बेटर आइडेंटिफिकेशन, बेटर जियो टैगिंग, बेटर जियो फेंसिंग वगैरह कर सकें। पायलट प्रोजेक्ट है न्यू नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी के अंतर्गत टू डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंपल है, पार्ट ऑफ न्यूमरस एफर्ट्स ऑफ डीएसटी इन लिबरलाइजिंग जियो स्पेशल डेटा, डेवलपिंग जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो स्पेशल स्किल एंड नॉलेज एज वेल एज स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी, है ना। फर्स्ट फेज में ये यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र, महाराष्ट्र वगैरह में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और 3 सेक्टर अभी टारगेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। 3 सेक्टर जो हम अभी के लिए इनको टारगेट कर रहे हैं। फिर द एक्टिविटीज अंडर ऑपरेशन द्रोणगिरी विल बी ओवरसीन बाय आईआईटी तिरुपति नव आविष्कार आई हब फाउंडेशन, ठीक है। आईआईटी तिरुपति का नव आविष्कार आई हब फाउंडेशन है, ठीक है। आईआईटी तिरुपति एनआईएफ क्या है? नव आविष्कार आई हब फाउंडेशन, ठीक है। द जियो स्पेशल इनोवेशन एक्सेलरेटर्स एट आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम कलकत्ता, आईआईटी रोपड़ विल एक्ट एज ऑपरेशनल आर्म्स ऑफ ऑपरेशन द्रोणगिरी। तो ओवरसी करेगा आईआईटी तिरुपति, और बाकी जो ये सब है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब इसकी क्या है? अलग अलग आर्म्स हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल बी जियो स्पेशल इनोवेशन सेल ऑफ द डीएसटी, जीआईसी। डीएसटी के अंदर जो जीआईसी आता है, जियो स्पेशल इनोवेशन सेल, वो उसके पूरे के पूरे को इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा, ओवरसी करेगा, नोडल एजेंसी है वो इसकी, ठीक है। गॉट इट। Quantum gravity is a field of theoretical physics that seeks to unify 2 fundamental theories, which are of quantum mechanics, which explains the behavior of particles at atomic, subatomic scales, and general relativity, which describes gravity and space-time on cosmic scales. Quantum gravity is a field of theoretical physics जो यूनिफाई करता है 2 फंडामेंटल थ्योरीज को। एक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स विच एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक, सबएटॉमिक स्केल्स, एंड जनरल रिलेटिविटी। तो 2 चीज़ों को साथ पे जोड़ रहे हैं हम, एक क्वांटम मैकेनिक्स को और दूसरी जनरल रिलेटिविटी को, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है कि एटॉमिक और सबएटॉमिक स्केल पे हम चले जाएं तो पार्टिकल का बिहेवियर क्या होगा वो पता करती है। और रिलेटिविटी क्या बताती है? डिस्क्राइब्स ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम ऑन कॉस्मिक स्केल्स, है ना। ग्रेविटी और स्पेस टाइम वगैरह का आपस में क्या रिलेशन है, और कॉस्मिक स्केल पे अगर देखोगे, है ना, मैक्रो स्केल पे अगर देखोगे तो वो क्या है, वो एक अलग ही डायमेंशन है, वो है क्या। While both theories work exceptionally well in their respective domains, they fail to align under extreme conditions such as near black holes or at Planck scale, where quantum effects on gravity become significant, है ना, ठीक है।
कि भाई वैसे ठीक है अपने इंडिविजुअल डोमेन में काम कर रही है दोनों थियरीज, लेकिन एक्सट्रीम्स पे जब लेके जाओ, है ना, ब्लैक होल्स के पास लेके जाओ, देखते हो ना ब्लैक होल के पास जाके आपकी लाइट भी जो है वो बेंड हो रही है, ब्लैक होल के पास जाके ग्रेविटी भी डिफाई हो रही है, तो वो सब चीज़ों की बात कर रहा है। Quantum gravity aims to reconcile these differences by merging the smooth continuous space-time of general relativity with the discrete particle-like nature of the quantum mechanics। तो क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसा फील्ड है जो इन दोनों चीज़ों को साथ में स्मूदन करना चाहता है, क्वांटम मैकेनिक्स को और रिलेटिविटी को। ठीक है, क्वांटम ग्रेविटी एम्स टू डिस्क्राइब हाउ ग्रेविटी ऑपरेट्स एट दीज टाइनी स्केल्स वेयर स्पेस टाइम इटसेल्फ माइट नॉट बी स्मूथ बट मेड ऑफ क्वांटम चंक्स। फॉर एग्जांपल एट द बिग बैंग द यूनिवर्स वाज बोथ एक्सट्रीमली स्मॉल इन द क्वांटम स्केल एंड एक्सट्रीमली मासिव बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली डेंस। क्या बोलना चाह रहा है कि क्वांटम ग्रेविटी यही देखना चाहती है कि जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल इस छोटे लेवल पे जब आ जाएगी, इतनी टाइनी स्केल पे जब आ जाएगी, तो कैसे काम करेगी, है ना, तो कैसे काम करेगी। जो लाइन लिखी है ना, बिग बैंग के टाइम पे यूनिवर्स बहुत छोटा भी था, क्योंकि तब तक तो मतलब इट वॉज जस्ट अ स्मॉल पार्टिकल ओनली ना, उसके बाद बैंग हुआ और फिर सब कुछ होने लगा, है ना। और ये बहुत ही बड़ा भी था, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पार्टिकल के अंदर था उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्वांटम स्केल में था तो कितना डेंस रहा होगा, कितना डेंस रहा होगा कि इतना बड़ा यूनिवर्स एक छोटे से पार्टिकल के अंदर है। सोचो कि जब बिग बैंग हुआ तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बाहर हुआ, फिर इवॉल्व होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, राइट। तो करंट रिसर्च और अप्रोचेज में स्ट्रिंग थियरी, जो आपने देखा होगा शायद बिग बैंग थियरी अगर आपने देखी हो बीबीटी शेल्डन कूपर वाली, तो उसमें जिस पे वो काम कर रहा होता है वो स्ट्रिंग थियरी होती है। प्रपोजेज दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, है ना। फिर लूप क्वांटम ग्रेविटी, वो स्पेस टाइम को डिस्क्रीट लूप्स की तरह बताती है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है 3D स्पेस में, इसको एक 2D सरफेस में आप लेके आ सकते हो। तो दीज आर वेरियस थियरीज दैट ट्राई टू डिस्क्राइब द क्वांटम ग्रेविटी। अब ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, आपको इनको सबको नहीं पढ़ना है, आपको बस अपनी एग्जाम के लिए इतना जानना है कि ये पर्टिकुलर जो टर्म्स है किससे एसोसिएटेड है। स्ट्रिंग थ्योरी आगे आपको पता होना चाहिए कि किससे एसोसिएटेड है, बस दैट्स इट, उतना ही आपको पता होगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए फिर